आ जाओ परी, तुम भी गेम खेलो, मरियम ने कहा। शाम का वक्त था, वो बच्चों के साथ ब्लाइंड फोल्ड खेल रही थी, बच्चों का पसंदीदा खेल। पर परी ने इनकार कर दिया और बेजार होकर बैठ गई। आंटी, आई एम टायर्ड, परी ने कहा। क्या बात है, आर यू ओके परी, मरियम ने फिर से कहा पूछा। वो कुछ कह न सकी, बस देखती रह गई। मरियम को दिल को अजीब लगा। मरियम को अफसोस हुआ इसकी माँ बेहिसी पर, जो 3 दिनों से इस्लामाबाद थी। परी कल मिला कर रह गई। अमीर घरों में बच्चों के साथ माँ बाप का बेहिसी वाला बर्ताव उसे बहुत तकलीफ देता था। परी को देखकर मरियम को दुख हुआ। बेटी को जिस उम्र में माँ बाप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आशा ने करियर के चक्कर में वो कीमती वक्त तबाह कर रही है। अगले दिन उमर गिलानी की बरसी थी। सुबह से आशिर बेचैन था। इसके कमरे में जाकर इसकी चीज़ों को छूकर इसे महसूस कर रहा था। दिल था कि बेइंतहा उदास हो रहा जा रहा था। आज भाई की याद शिद्दत से आ रही थी। कितनी देर इसकी तस्वीर से बातें करता रहा। छोटू, मुझसे नाराज़ तो नहीं कि मैंने तुम्हारी भाभी को मिलवाया इसके कातिल भाई से? यकीन करो, मैं नहीं मिला इस कातिल से। पर तुम खुद सोचो, हम इतना जुल्म इसके साथ कर चुके हैं। इसके भाई को जेल से आज़ाद करवाना पड़ा। मरियम को बहुत सज़ा दी है हमने। ज़मीर ने मलामत भी की तो उसे माफ़ करना पड़ा। आशीष की तस्वीर से दिल की बातें करता रहा। प्लीज़ छोड़ छोटू, तुम नाराज़ ना होना। वो हमारी माँ सबसे बहुत प्यार करती है। इसी वजह से इसकी वाहिद रिश्ते से मैंने इसे मिलवा दिया। पर रोज़-रोज़ नहीं, कभी-कभी इसका भी हक है अपने भाई से मिले। जैसा भी इसका तो भाई है ना। मुझे तुमसे जुदाई का एहसास है। तुम मेरे प्यारे भाई हो। मैंने इस कातिल से कभी कोई ताल्लुक नहीं रखूँगा। मैं ना कभी इसे माफ़ कर सकता हूँ। छोटू, तुम बहुत याद आते हो। तुम हर वक़्त, हर लम्हे, काश तुम हमसे जुदा ना होते। आज भी इसकी आँखें नम होने लगीं उमर गिलानी को सोचकर। जैसे कमरा वो छोड़ गया था सब वैसा ही था, सिर्फ ज़मीन को पोंछा लगाते। अब मैं उमर का कमरा बंद रहता। कभी-कभार अहमद या आशिर आते, कुछ वक़्त गुज़ारते और चले जाते। इसकी चीज़ों को छूकर इसे महसूस करते और चले जाते। आज वो खुद को अपने छोटे भाई के आगे शर्मिंदा महसूस कर रहा था, इसलिए हर चीज़ को छूकर महसूस कर रहा था और अपनी सफाई भी पेश कर रहा था। यूँ ही इसकी अलमारी खोलते हुए इसकी चीज़ें देखने लगा। चीज़ें देखते एक शॉपर के पर गिरा इसके हाथ लगाने से। आशिर ने झुककर इसे उठाया। इसमें मोबाइल, वॉच और इसकी चीज़ें पड़ी थीं। आशिर को याद आया, शॉपर फार्म हाउस में इसके कमरे से मुलाजिम लाया था जिसमें उमर का कत्ल हुआ था। कमरा बंद करने के बाद काफ़ी वक्त के बाद मुलाजिम ने दिया था। तब आशिर ने उमर की ये चीज़ें इस कमरे में आकर रखी थीं। आ जाने क्यों दिल चाहे इसका मोबाइल खोले, गैलरी में से कुछ पिक्स निकाल के लॉन्च करवाए। इस वक्त इसे चार्जर पर लगाया आशिर ने। उमर का चार्जर से बैठ के साइड ड्रॉर से मिला। मोबाइल चार्ज होने लगा। कुछ देर बाद याद आया आने पर इसने खोला मोबाइल पर, जो वाकई खुल गया था। आशिर को खुशी से महसूस हुई। तीनों भाइयों की पुरानी तस्वीर स्क्रीन पर चमकने लगी। तस्वीर के साथ आंखों में पानी सा भरने लगा आशिर की आंखों में। इतना कुछ याद आया उमर के साथ गुजरे पल, भाइयों के प्यार मोहब्बत के पल। पासवर्ड नहीं था मोबाइल पर, सो सुकून से वो इसकी मोबाइल देखने लगा। गैलरी में पहुंचकर जो सबसे पहले ऊपर वीडियो थी इसने प्ले की मुस्कुराकर। उमर का ख्याल इसकी शरारतें मस्ती इसके जहन में चल रहा था। सोचते हुए स्क्रीन के मंजर पर नजर जमाई थी इसने। एक कयामत थी जो इस पर गुजरने लगी थी। ऐसा लगा था जलजलों के जद में आया था वो। अल्लाह ने इसे ये सब दिखाएगा सोचा ना था आशिर ने। सांस फूटने लगा था इसका एक एक मंजर देखकर। वो कितने लम्हे साकिब नज़रों से देख रहा था मोबाइल स्क्रीन पर। आशिक के चेहरे पर अज़ियत रकम होने लगी थी, आंखें लाल होने लगी थीं। उमर गिलानी का ये चेहरा और इसके इस रूप से तो वो अनजान था। इसका छोटा भाई, इसका छोटू ऐसा होगा आशिर ने कभी सोचा न था। कितना अनजान और बेखबर था वो, इतना घटिया इसका भाई हो सकता है, सोचा न था। स्क्रीन का मंजर कोई आम मंजर न था। मौत का मंजर, मर्द की दरंदी का और हाफिज का मंजर था। इतना जुल्म मरियम पर हुआ होगा आशिक के वहम गुमान में भी ना था। इसे जो बताया गया था हकीकत से इससे मुख्तलिफ थी। खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो, मैं माफ़ी मांगती हूँ, तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ। मरियम इसके कदमों में गिर गई थी और रो रो कर इससे रहम की भीख मांग रही थी। आहा, उमर गिलानी हंसने लगा। इसे कंधों से थाम कर अपने रूबरू किया। थप्पड़ मारते वक्त तुमने सोचा नहीं, अब मैं कुछ सोचना नहीं चाहता, समझी? उमर ने इसके कंधों पे अपनी उंगलियां बेहोश करने लगा। वो इसकी झटका देना चाह रही थी पर कमजोरी गालिब आ रही थी। उमर के बेरहम लफ्जों की काट की चुभन मरियम को वजूद को लहूलुहान कर रहे थे। मरियम अपनी हिम्मतें जमा करने लगी इसकी बेरहम पकड़ से निकलने के लिए। पहले सोचा था तुमसे दोस्ती करके तुम्हें तोहफ़ों का ढेर देकर फिर तुम्हारे इस खूबसूरत वजूद को हासिल करूँगा। तुम्हारी मर्ज़ी थी, तुम्हें पैसों में तोल देता मैं मरियम कुरैशी। पर अब उमर गिलानी ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा। वो इसे इसकी बेबसी का एहसास दिला रहा था। अब मरियम ने सिसकी भरते हुए कहा। मरियम ने अपने हाथों का ज़ोर लगाकर इससे दूर हुई थी। वो एक बार फिर ज़ोर से हँसा और हँसता चला गया। इसका लहज़ा कांटदार था। कंधों पर इसके दोबारा अपने हाथ रखता बोला, अब तो वजूद हासिल भी करूँगा और इसकी कीमत भी वसूल करूँगा। उमर गिलानी के लफ्ज़ों का वार
संभाली नहीं जा रहा था। इसका कहा एक लफ्ज़ मरियम के एसाब को कमज़ोर कर रहा था। नहीं नहीं उमर, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, ऐसा नहीं। वो सिसक कर इसके गिरफ्त से निकलना चाहा, पर वो उसे मजबूती से थाम चुका था। तुमने मेरा इंतकाम नहीं देखा, इस थप्पड़ की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी मरियम कुरैशी। कोठे पर ना बेचकर तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगा। जब हर रात तुम्हारे जिस्म बिकेगा, असल मज़ा तब आएगा मेरे दिल को सुकून। सारी उम्र रोगी और पछताओगी इस थप्पड़ पर जो तुमने मुझे मारा था। तुमने मेरे मुंह पर तमाचा मारकर मुझे यूं में जलील किया था ना। मैं तुम्हारे रूह पर तमाचा मारूंगा, तुम्हारे जिस्म ही नहीं रूह को भी नोचेंगे कोठे पर। तुमने मेरी दोस्ती की ऑफर ठुकराई थी ना, अब हर रात नया दोस्त नए अंदाज में तुम्हारे जिस्म से खेलेगा। तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगी। ये है मेरा इंतकाम, उमर गिलानी का इंतकाम। वो इसकी गिरफ्त से निकलना चाह रही थी, पर वो इसके लफ्ज़ों की काट से टूट चुकी थी। वो चाह कर भी इसके साथ तोड़ नहीं पा रही थी। ऐसी गंदी और गलीज़ बातें किसी भी औरत के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो डर गई थी। इस डरने से इसके हौसले तोड़ दिए थे। मैं तो पैसे देकर तुम्हारे उसको खराज तहसीन देता, पर तुमने तो खुद को मौका गंवा दिया। तो वो अफसोस करता, इसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। वो भरपूर मजम्मत कर रही थी। वो इसकी कलाई मोड़ता बिल्कुल सामने की दीवार से लगा दिया मरियम की पीठ को। अचानक इसकी कमीज आगे से फाड़ दी। आशीष सांस रुक गया इस लम्हे। इसको अंदाजा हो गया कि कैमरा इसके भाई ने खास सेट किया था ये सब रिकॉर्ड करने के लिए, जिससे सिर्फ वो वाकिफ था और किसी को खबर ना थी। मरियम ने चीख मारी इस लम्हे। दूर होना चाह, अपने वजद को छुपाना चाह, पर वो मासूम चिड़िया सिर्फ फड़फड़ाती रह गई। प्लीज छोड़ो, खुदा का वास्ता मार दो या ये ना करो। कंधे भराई ना हो गए थे इसके। वो इसकी गिरफ्त से निकल गई थी। भरपूर कोशिश के बाद वो मिन्नतें कर रही थी, आवाज़ें आ रही थी, पर मंजर पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो इसे खींचकर दोबारा कैमरे के सामने ले आया। इसकी मुकम्मल कमीज फाड़नी चाहिए उमर ने। वो चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। इससे पहले वो इसकी मुकम्मल कमीज फाड़ता, इसी लम्हा दरवाज़ा खोला। उमर गिलानी ने पलट कर देखा। कैमरे के सामने जमशेद का चेहरा आया, जिसने मरियम की कलाई उमर की गिरफ्त से आज़ाद करवाया। कहा, उमर ये ठीक नहीं, छोड़ो। जमशेद ने सख्त लहजे में कहा। जमशेद तू जा अभी, तुझे भी मौका दूंगा। और दोस्तों को बुलाया, सबका नंबर आएगा। उमर ने कमीनेपन से कहा, पर जमशेद के सख्त तासुरात में फ़र्क न आया। जब वो बोला तो दो टोक लहजे में बोला कि नहीं उमर, आज तक हमने किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं की। जो आई अपनी मर्जी और ज़रूरत के लिए हमारे बिस्तर पर आई है, इसे जाने दे। जमशेद ने मरियम को इशारा किया। कैमरे के सामने वो दोनों थे। मरियम साइड पर थी। उमर के पीछे से वो चादर में लिपटी जाने लगी। जमशेद तुम बीच में ना पड़ो अब की, उमर ने करख्त लहजे में कहा। मरियम रुको। उमर शायद मरियम को पकड़ने के लिए वहां से जाने लगा। जमशेद ने इसे पकड़ा और जल्दी से बोला, मरियम भाग जाओ यहाँ से। उमर को पकड़ते हुए जमशेद ने चीख कर कहा। दोनों में हाथापाई शुरू हुई। दोनों ने एक दूसरे पर हाथ उठाया। जमशेद तुम गलत कर रहे हो, उमर ने गुस्से से कहा। गलत तुम हो उमर, जमशेद ने बुदू कहा। इसी लम्हे उमर ने गमला उठाकर जमशेद के सर पर मारा। वो दोनों हाथों में सर थामता जमीन पर बैठता चला गया। मरियम की चीखने की आवाज़ें आ रही थी करीब से। शाबाश अफजल, तुम इस चिड़िया को पकड़ लाए। अफजल खास मुलाजिम था गिलानीस का। वो इसे पकड़कर उमर के पास लाया। उमर ने काफ़ी लातें मारी। जमशेद को वो करहाने लगा। मरियम इसकी हालत देखकर एक बार फिर चीख उठी। बेगैरत है तू जमशेद, एक लड़की के लिए बचपन की दोस्ती से बेवफाई की। अब तू अपनी आंखों से देख कर इसका क्या असर करता हूँ, ना जिंदों ना मुर्दों में तुम होगी, ऐसी हालत करूंगा तुम्हारी। उमर ने एक साथ जमशेद और मरियम को धमकी दी। अब मरियम दोबारा मंजर पर थी। वो मचल रही थी, अपनी कलाई छुड़ाना चाह रही थी। अफजल तुम अभी जाओ, फिर मेरे दोस्तों के बाद तुम्हें भी मौका दूंगा। ये लड़की सबके नीचे होकर जाएगी, फिर कोठे की जीनत बढ़ेगी। क्यों जमशेद, अफसोस, तुझे इस सुनहरी मौके से महरूम होना पड़ेगा। बड़ा हमदर्द बना था ना इसका, तेरा हशा क्या करता हूँ देखना। जी साईं, जैसा आपका हुक्म, अफजल ने कहा। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ है, जिससे लगा अफजल चला गया। उमर ने जमशेद को लाते मारी एक बार फिर। अब के मरियम के जिस्म से इसने चादर खींच कर हटाई। इसकी फटी कमीज के कुछ टुकड़े इसके जिस्म पर अब भी रह गए थे। वो इसे दीवार के साथ लगा चुका था। इसकी मुकम्मल कमीज फाड़ दी। इसके चेहरे पे जा बजा अपने लम्स छोड़ने लगा। वो चीख रही थी। इसे धक्का देकर दूर होना चाह, पर इसके निढाल हिसाब में इतनी ताकत नहीं थी। वो इसे दूर ना कर सकी। गुस्से में उमर ने इसके गाल पर दांत कर दिए। इसकी चीखें आशिक को लगा इसकी सांस घुट रहा हो जैसे। मोबाइल इसके हाथ से छुट कर गिरा। आशिक के आंसू निकल आए। जमशेद चीख कर दुआएं दे रहा था। उमर रहम करो, जालिम ना बनो। आशिर ने धड़कते दिल के साथ एक बार फिर अपना मोबाइल थामा। वो मरियम के चेहरे पर दांतों का गहरा निशाना बन गया था। जमशेद को एक और जोर से लात मारी इसने। मरियम इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए इसे दांत से काटना चाह, पर उमर गिलानी की गिरफ्त से फिर भी ना निकल सकी वो। अब की उमर ने इसे कई थप्पड़ मारे। मुझे काटेगी कमीनी, इतनी हिम्मत। उमर ने चिल्लाकर कहा। एक और थप्पड़ मारा इसे। इसके बाल बिखर चुके थे। इसके बालों को पकड़कर जोर से खींचा और अब के इसके कंधे पर दांत गाड़े उमर ने। वो एक बार फिर चीख पड़ी। वो मुकम्मल
मुकम्मल टूट चुकी थी। अब कि उमर ने इसके सीने को बरहना करना चाहा। वो इस पर एक छोटे टुकड़े को फाड़ कर वहाँ अपनी शिद्दतें लुटाना चाहता था। नहीं उमर नहीं, प्लीज़। मरियम ने इल्तिजा की। वो एक हाथ से जितनी मजम्मत कर सकती थी कर रही थी। उमर की शफ़ाक़ियत के आगे इसकी ताकत कम पड़ रही थी। उमर ने हाथ बढ़ाया था। दरवाज़े खुलने की आवाज़ आई और उमर ने कहा, अफ़ज़ल। पलट कर देखा, इसका शौक चेहरा कैमरे के सामने नज़र आया आशिर को। उमर की ज़बान लड़खड़ाई थी। छोड़ो मेरी बहन को, कितने कुत्ते कमीने। अरसलान कुरैशी ने एक हाथ से मरियम को इसकी गिरफ्त से निकाला। दूसरे हाथ में बड़ा बड़ा छुरा था। उमर घबरा गया इसके हाथों में छुरा देखकर। अपनी बहन की इस हालत को देखकर एक भाई के अंदर एक आँख सी लग गई थी। अफ़ज़ल, अफ़ज़ल। उमर ने आवाज़ दी। जवाब सिफ़र था। उमर जो भागने के पर तोल रहा था क्योंकि इसने अरसलान कुरैशी की आंखों में खून उतरता हुआ देखा था। वो एक औरत के सामने तो मजबूत बना हुआ था, असल मर्द को देखकर घबरा गया था। मरियम को एक साइड करके दूसरे लम्हे इसने बगैर सोचे इसका सर कलम कर दिया। खून का एक फव्वारा छूट गया। अपनी बहन की इस हालत ने इसके सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज कर दिया था। जमशेद दंग रह गया था। इसकी भी चीख निकल गई। आज घर में अफरा तफरी थी क्योंकि उमर गिलानी की बरसी थी। गरीब बच्चों को खाना खिलाया जा रहा था। आज बहुत बड़े पैमाने पर खैरात का इंतजाम किया हुआ था गिलानी हाउस में। खुदा का वास्ता आज अपना मनुष्य चेहरा लेकर हमारे सामने न आओ। आशा रब्बानी ने मरियम से कहा जो जोनी और अली को खाना खिला रही थी। जी आप ही बच्चों को खाना खिला के मैं अंदर चली जाऊंगी, मरियम ने आहिस्ता आवाज में कहा। मरियम को एहसास था इनके दुख का, इसलिए वो खुद इनके सामने आना नहीं चाह रही थी, पर नुशाबा भाभी ने कहा था बच्चों को खिलाने का, इसलिए वो इनकार ना कर सकी, वरना इसका खुद कोई इरादा न था इसके सामने आने का। बेहतर ये होगा तुम अपनी बेटी पर तवज्जो दो बजाय दूसरों को सुनाने के। इसी वक्त अहमद ने आशा से कहा। परी को 2 दिन से बुखार था, इसलिए अहमद ने इसकी लापरवाही जताई, जिसकी माँ कल रात पहुंची थी इस्लामाबाद से अपने छोटे भाई की बरसी की वजह से, वरना औलाद की इसे परवाह कहाँ थी जिसे अपना सियासी कैरियर अजीज था। अहमद के तंज को इग्नोर करके और मजबूत लहजे में बोली, लगता है भाई आप उमर को भूल गए, इसे देखकर मेरे जख्म ताज़ा हो गए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? आज का दिन कोई आम दिन तो नहीं है ना? आशा ने शिद्दत से कहा। इसकी आंखें नम हुई। मैं कुछ नहीं भूला। तुम्हारे लिए बेहतर ये है मरियम को कुछ कहने की बजाय अपने भाई की मग़फ़िरत की दुआ करो, ये तुम्हारे और उमर के दोनों के हक़ में बेहतर रहेगा, अहमद ने सहूलत से कहा। मरियम शर्मिंदा होने लगी दोनों भाई बहन की बहस पर। अहमद के कहने पर आखिरी लफ्ज़ों पर मरियम चौंकी। आशा ने आंखें फाड़ कर देखा अहमद की बात पर। ठीक है, नहीं कहती कुछ आपकी लाडली बहन मरियम को, पर अफ़सोस हो रहा है आप भूल गए अपने छोटे भाई को। इसका बेदर्दी से कत्ल करने वालों को आपका दिल नरम पड़ गया। क़यामत के दिन आप ज़रूर शर्मिंदा होंगे अपने भाई के आगे, जिसके कातिलों से बदला लेने के बजाय इन्हीं के साथ हो गए। अब आप और आशिक़ दोनों इस मासूम को भूल गए। आशा ने अपने आंसू पोंछे बेदर्दी से। पर मैं कभी नहीं माफ़ करूँगी अपने छोटे भाई के कातिलों को। आशा के आखिरी लफ्ज़ों में शिद्दत थी। आशा इतना कहकर चली गई। अहमद इसे जाता देखता रह गया। इसकी नज़र में अफ़सोस था आशा के लिए। काश मैं तुम्हें समझा सकता क़यामत के दिन हमारा क्या हशर होगा, जो अल्लाह की ज़मीन पर खुद को खुदा समझ बैठे हैं और इसके फ़ैसले अपने हाथों से लेकर इंसाफ का दावा कर रहे हैं। काश मेरी बहन तुम्हें समझा सकते कि कौन हक पर है और कौन बातिल। अहमद का दिल दुख से भर गया था। मरियम दोनों बच्चों को किचन की डाइनिंग से लेकर आ गई थी क्योंकि अहमद और आयशा की बहस शुरू हो गई थी। वो बच्चों को बड़ों के झगड़े से दूर रखना चाहती थी। वो गहरी सोच में घुमती कि अचानक अली की आवाज़ पर चौंकी। फुप्पो गंदी हैं, अली ने कहा। ऐसा नहीं कहते अली, आप अच्छे बच्चे हो, मरियम ने चावल भरा चमचा इसे खिलाते हुए कहा। फुप्पो आपको डांटती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, अली ने मुंह बनाकर कहा। मुझे भी अच्छी नहीं लगती फुप्पो, आपके जोनी ने कहा। अली और जोनी आइंदा आप दोनों को बड़ों को कुछ कहते ना सुनूं, वरना आपके साथ मैं नहीं खेलूंगी, मरियम ने प्यार से दरिश किया दोनों को। ओके आंटी, दोनों ने एक साथ कहा। इनके मासूम और क्यूट अंदाज कहने पर मरियम को इनकी पर बेहनता प्यार आया, इसलिए दोनों की सफ़ेद गालों पर प्यार से बूसा दिया। दोनों खिला उठे थे। दोनों को खाना खिलाकर वो अपने कमरे में आ गई। आज सुबह से आशीष से भी इसका सामना ना हुआ। आज के दिन घर के किसी फर्द से मिलना नहीं चाहती थी वो। रह रह के मरियम को वो जालिम याद आ रहा था जिसके जुल्म के बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। इसने किया कुछ बर्दाश्त किया, सारे ज़ख्म हरे होने लगे थे। आशिर का रवैया बदल चुका था इसके साथ, फिर भी डर था आज के दिन कहीं अपने भाई की याद में इसके साथ ज़्यादती ना कर जाए। अगर मरियम के इख्तियार में होता तो वो खुद को गायब कर लेती ताकि उमर के घरवालों से आज इसका सामना ना हो, पर वो बेबस और मजबूर थी। वो कमरे में कुछ देर पहले ही आई थी। दरवाजे के नॉक होने पर अपने ख्यालों से बाहर आई और जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने अहमद भाई को देखकर वो हैरान हुई। मरियम आशिर कहाँ है? काफ़ी देर से नज़र नहीं आ रहा। अहमद ने फ़िक्र से पूछा। मुझे नहीं पता अहमद भाई, वो सुबह से मुझे नहीं मिले, मरियम ने हाथ मसलते हुए कहा। इस पर घबराहट सवार थी। अहमद ने अच्छी तरह महसूस किया किस तरह आपको क्या हुआ, कुछ कहा है आशिर ने तुम्हें? अहमद ने अपनी सोच मुताबिक इससे पूछा। नहीं अहमद भाई, मरियम ने कहा। वो अंदर आ चुका था इसके कमरे में, जबकि दरवाज़ा खुला छोड़ दिया अहमद ने।
कुछ परेशान हो तो मुझसे कह सकती हो मरियम। अहमद ने अपना से कहा। अहमद भाई वो मरियम की ज़बान लड़खड़ाई। कहो क्या हुआ? मरियम ने से कहा। मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर दें। आप सबकी तकलीफ़ का बाइस आज के दिन मेरा यहाँ होना यकीन माने। हमें एहसास है आप सबके नुकसान। मरियम ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। मरियम ने जो भी किया वो इसकी सज़ा अरसलान से दे चुका था, पर इसके अपनों को दर्द देकर वो लोग भी खुश ना थे। बस करो मरियम, माफ़ी हमें मांगनी चाहिए, तुम्हें नहीं। जुल्म तुम्हारे साथ हुआ था, गलत मेरा छोटा भाई था, तुम नहीं। हम सबके बेजा लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया। बेजा लाड प्यार देकर बिगाड़ा तो देते हैं बड़े, पर यकीन मानो एहसास तब होता है जब बहुत बड़ा इसका ख़मीज़ा भुगतना पड़ता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हो सके तो तुम हमें माफ़ कर दो। ज़ुल्म पर हम थे। तुम्हारे भाई ने जो किया वो कोई भी गैरतमंद भाई कर सकता था। वो अपनी जगह सही था। अहमद ने झुकी नज़रों से इतराफ़ किया। इसके लहजे में बेइंतहा दर्द था। इसके जुड़े हाथों को मरियम ने खोला और कहा, अहमद भाई बस रहने दें, पर माफ़ नहीं कर सकती उमर गिलानी को कभी। वो रो पड़ी। ज़बान लड़खड़ाई थी इसकी। जानता हूँ हमें माफ़ करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। इतना आसान नहीं वो सब भूलना। बहुत ज़ुल्म किया है हमने तुम्हारे साथ। खुदा हमें कोई बद्दुआ मत दो। हम पहले ही बहुत से मसाइल से गुज़र रहे हैं। सुकून, खुशी और इस घर की रौनक सब ख़त्म हो गई है। सुकून हम तीनों भाई-बहन की ज़िंदगी में नहीं है। अहमद ने दर्द से चोर लहजे में कहा। मैंने कभी किसी को बददुआ नहीं दी है मेरे भाई। मरियम ने पुरसुकून लहजे में कहा। इसका पुरसुकून अंदाज़ वाज़ेह साफ़ कर रहा था कि इसने कभी बददुआ नहीं दी इन लोगों को। शायद जो लोग अल्लाह के सुब्त अपने मामलात कर देते हैं वो इतने ही पुरसुकून होते हैं, और ऐसे लोगों का बदला अल्लाह खुद लेता है। अहमद ने कहा। मरियम ने हैरत से इनको सुना। एक बात तो आज तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं सब जान गया हूँ। हम जमशेद की ज़बानी इस दिन फार्म हाउस में क्या हुआ था, यकीन मानो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने भाई के उस जुल्म पर। जिस बात को मैं मामूली समझा था, इसकी असल हकीकत जानकर मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे लगा था तुम दोनों में दोस्ती थी, पर उमर का मुतालबा तुमने माना नहीं, जिस वजह से इसने किडनैप किया तुमको और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। पर असल हकीकत तुम्हारे किरदार जानकर मैं शौक हुआ। जो कुछ वो तुम्हारे साथ करने का सोच रहा था जानकर खुद पर अफसोस हुआ मुझे। मुझे अफसोस है और ताउम्र तुमसे शर्मिंदा रहूँगा उमर की इस हरकत पर। ये हम सबके बेइंतहा लाड प्यार का नतीजा था। वो हैरत से अहमद भाई के इतराफ़ को सुन रही थी। यकीन करो आशिर तो मुकम्मल बेखबर है सच्चाई से। वो कुछ नहीं जानता और ना हमने इसे कुछ बताया है। आशिर तो बस हमारा के साथ खुश था। बाबा साईं ने इसे मजबूर किया था तुमसे शादी करने पर। आशिर बहुत एहसास है, इसलिए उमर का दर्द इसने अपने अंदर छुपा लिया। ना वो गहराई में गया, ना हमने इसे असल हकीकत से आगाह किया। अगर हो सके तो एक काम करना। वो क्या हूँ मैं अमर भाई? मरियम हैरान थी इसके इल्तिजा भरे लहजे में। आशिर से कभी जिक्र मत करना उमर के असल किरदार का। आशिर सब भूल कर आगे बढ़ रहा है तो मैं नहीं चाहता वो दोबारा वापस इसी जगह पर आ जाए। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये सब। अहमद ने तशवीश भरे लहजे में कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा अहमद भाई। ना उन्होंने कभी मुझसे इस बारे में बात की, और ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि इन बेरहम लम्हों को ही दोबारा सोचूं। मरियम के लहजे में कर्ब था। अहमद ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, मरियम तुम मेरी बहन हो। अल्लाह ना करे जो तुम दोबारा इन लम्हों को सोचो। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे। यकीन मानो तुम्हारी खुशी में इस घर की खुशियाँ हैं। मैं कोशिश करूँगा आशा या बाबा साईं से तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। अहमद का लहजा मजबूत था। शुक्रिया भाई, आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मरियम ने मजबूत लहजे में कहा। चलता हूँ, ज़रा देखूँ आशिर कहाँ है, सुबह के बाद से मिला नहीं। अहमद ने कहा मरियम से और वापस मुड़ने लगा। अभी दरवाजे तक नहीं पहुँचा था कि अजीब शोर शुरू हुआ। आग आग का शोर उठा। अहमद तेज़ी से बाहर निकला। दिल घबराना शुरू हुआ। मरियम भी घबरा गई। वो भी जल्दी से बाहर निकली इनके पीछे। अमर आवाज़ की तरफ गया जो सेकंड फ्लोर से आ रही थी। उमर के कमरे के बाहर खड़े मुलाजिम ने ही शोर मचाया था। उमर के कमरे में आग ऐसा कैसे हो सकता है? अहमद ने शौक लहजे में कहा। मरियम ने इसकी ज़बान से कहे लफ्ज़ों पे हैरान हुई। दरवाज़ा खोलो, अहमद ने हुक्म दिया। मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला तो सामने ज़मीन पर बेचों बीच आशिर को बैठा देखकर इसका सर घुटनों घुटनों में था। अहमद को लगा इसकी जान किसी ने निकाल दी हो। आशिर बाहर निकलो, आशिर सुन रहे हो तुम? अहमद ने चीख कर कहा। अहमद की आवाज़ पर सर उठाया। इसकी आंखें लहू रंग थी। अहमद का दिल ज़ोरों से धड़का। इसने दोबारा अपना सर घुटनों पे रख दिया। इसकी एक नज़र में क्या कुछ नहीं था, वो सिर्फ अहमद ही समझ सकता था। इसकी शिकवा करती नज़रें इसकी रूह खींच गई। वो काँप उठा। जिस बात का डर था वही हुआ। आशीष यकीनन जान चुका था उमर के किए गए जुल्म के बारे में। इसकी शिकवा करती नज़रों ने सब कह दिया अहमद से। इसकी जज्बाती तबीयत से वो अच्छी तरह आगाह था, पर इतना शदीद रिएक्शन वो सोच भी नहीं सकता था।
आशिर बाहर आए, खुदा के वास्ते बाहर आ जाएं, मरियम ने चीख कर कहा। वो बेखबर थी इसके इस रवैये की वजह से, पर इसे अंदाजा हो गया था कि वो खुद को इसके आग की सुन करने का इरादा रखता है। अहमर भाई कुछ भी करे, आशिर को बचा ले, मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। मरियम ने तकलीफ से कहा। अहमर ने नम आंखों से इसे देखा और आंख के भड़कते शोलों को देखा। आयशा ने भी हाँफती हुई पहुंच गई थी। आशिर मेरे भाई, क्या हुआ है, क्या हुआ है, बाहर आओ। पर आशिर गूंगा और बहरा बन गया था। सबके चीखने पर इसने गर्दन उठाई, जरूर थी, पर कहा एक लफ्ज भी नहीं। सबकी नजरें इस पर थी, जबकि आशिर की नजर भड़कती आंख पर थी। अहमर को अंदाजा हो गया था आशिर के अगले कदम का। इतना सोचना ही इसकी रूह को फना करने लगा। आग में कूद कर अपने भाई को बचाने के लिए वो आगे बढ़ा। इस लम्हे किसी ने इसका बाजू थामा। अहमद ने पलट कर देखा। बाबा साईं ने इसका बाजू थामा हुआ था। अहमद, तुम नहीं, मुलाजिम अंदर जाएगा। रहीम, तुम जाओ अंदर। आहत गिलानी ने जब से कहा। इनको हमेशा से आसिर की जुनूनी तबीयत से खार थी। इसी वक्त भी वो इस कैफे से गुजर रहा था, पर बाबा एक बेटे के लिए दूसरे बेटे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए अहमद को रोका। नहीं बाबा साईं, मैं ही जाऊंगा। इस लम्हे वो बगैर किसी परवाह के अंदर की तरफ बढ़ा। आग के कुछ शोले इसके बाजू को छू गए, पर बगैर किसी परवाह के अमर की नज़र आशिर पर थी। इस लम्हों में वो इस तक पहुंचा और उसको थाम लिया। चलें, चले चले जाएं अमर भाई, मुझे नहीं जीना है, आशिर ने शिद्दत से कहा। आशिर, खुदा के वास्ते यहाँ से चलो, वरना इस आग में तुम अकेले नहीं, मैं भी अपनी जान ले लूँगा। चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे बच्चों को, खासकर मरियम को तुम्हारी ज़रूरत है, इसके लिए चलो। अमर के किए गए आखिरी लफ्ज़ों पर इसके गले लग गया शिद्दत से। कितनी तड़प थी, कितना दर्द था इसके गले लगने में, जिसे अंदर तक महसूस किया था अमर ने। मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं मरियम से नजरें मिलाकर जी नहीं पाऊंगा। मुझे मरने दें प्लीज़। एक बार फिर वो मर्द जो कभी नहीं रोया था और जिसे शदीद नफरत हुआ करती थी मर्दों के रोने से, वो अपने बड़े भाई के गले रख के फूट फूट कर रो दिया। अहमद इसे खुद में भेजता, आग के शोलों को अपने बाजू और पीठ पर बर्दाश्त करता, इसे खुद से लगाए घसीटता हुआ बाहर ले आया। ये सिर्फ अहमद ही जानता था किस तरह इसने इसे खट्टे खट्टे मर्द का वजन खुद पर बर्दाश्त किया था। इस आग से अपने भाई को बचा लाया था वो आखिरकार। आहत गिलानी इसकी तरफ बढ़े, इसी लम्हे आशिर अहमद के पीछे हुआ और कहा, मेरे पास मत आइएगा। मुझ इस गुनाह में शरीक करके मुझ गुनाहगार बना अपना किया है, मैं कभी किसी को माफ़ नहीं करूँगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आशिर ने दर्द से चौड़ चौड़ लहजे में कहा। मरियम गौर से देख रही थी इसकी तड़प को। इसने एक नज़र मरियम की तरफ नहीं देखा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम आशिर, आहत गिलानी ने कहा। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आज उम्र की सब यादों को आँख लगा दी मैंने, और खुद को भी इस आँख में फना करना चाहता हूँ। पर याद रखिएगा, मैं जिंदा होकर भी आपके लिए हमेशा के लिए मर गया हूँ, इतना समझ लें। आशिर इतना कहता वहाँ से चला गया। इसने एक नज़र भी किसी पर न डाली। मरियम इस जुनूनी शख्स को जाता देखती रह गई। आशिर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। हाथ गिलानी और आयशा इसके पीछे गए, पर वो सबसे बेपरवाह हो गया था। ज़मीर की मलामत इंसान की कैफियत कुछ ऐसी ही कर देती है। प्लीज़ अहमद भाई, आप आशा से कहें वो दरवाज़ा खोल दें। मरियम ने फ़िक्र से कहा। एक वही थी जो बौखलाई हुई थी, जिसकी समझ से बाहर थे ये हालात। नौशाबा फ़िक्र से देख रही थी मरियम को। नौशाबा अब तक कई दफ़ा अमर को तसल्ली दे चुकी थी, पर अब मरियम का यूँ परेशान होना इससे साथ दिला था कि अब आशिर अकेला नहीं, इसके साथ इसका बेहतरीन हमसफ़र है, जो इसके साथ इसे कभी छोड़ नहीं सकता। सब्र करो, कुछ हौसला तो उसे अपने अंदर पैदा करने दो कि वो तुमसे नज़र मिला सके। वो तुमसे नाराज़ नहीं, वो खुद से खफ़ा है, हम सब से खफ़ा है। तुमसे तो बस वो शर्मिंदा है, तुमसे नज़र मिलाने के काबिल वो खुद को नहीं समझ रहा। अहमद ने धीमे लहजे में इसे तसल्ली दी। मरियम, इसे कुछ वक्त दो, कुछ वक्त लगेगा इसे संभलने में। इस बात पर यकीन रखो, तुम्हारे शौहर ने जानबूझकर कभी किसी मुलाजिम तक को तकलीफ नहीं दी। वो खुद भी खुश रहता था और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश में हलकान रहता था। वो हम सबसे अलग थलग रहा है हमेशा। इससे तो सियासत से भी नफरत रही है हमेशा से। तुम्हें एक दफ़ा होटल के रूम में देखकर कितने दिन वो परेशान रहा, सिर्फ मैं ही जानता था। हो सके तो सिर्फ इसे माफ़ कर देना, वरना वो जी नहीं पाएगा। अमर के हर एक लफ्ज़ में मरियम से इल्तिजा थी। अमर के हर एक लफ्ज़ की सच्चाई को वो अच्छी तरह समझ रही थी। अमर भाई, मैं आपको और आशिर को माफ़ कर चुकी हूँ। उमर का मामला मैंने अल्लाह के सुप्र्द कर दिया है। यकीन करें अरसलान भाई कभी उमर को मारने का इरादा नहीं रखते थे, पर हालात ऐसे हो गए। मरियम की बात को अहमद गिलानी ने काटा और कहा, बस मरियम, इस बात की अब सफाई मत देना। अरसलान और तुमसे कोई शिकवा नहीं हमें। अरसलान ने जो किया वो सही किया, तुमने हमें माफ़ किया, यही बहुत है। बस हो सके तो आशिर का गिल्ड कम करना, वरना वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा इस गिल्ड के साथ। अहमद ने मरियम से कहा। जी भाई, आशिर मौका दे तो इसे समझा सकूं। मरियम ने सुकून से कहा। अल्लाह तुम्हें और आशिर को एक साथ खुश रखे, अहमद ने इसके सर पर हाथ रख कर कहा, और मरियम ने झुकी नज़र से आमीन कहा। आशिर, दरवाज़ा खोले, हमारे लिए नसीब, मरियम के लिए खोल दो। देखो वो परेशान है, नाराज़गी हमसे है, इससे तो नहीं है ना। अहमद ने शाम में आकर इसके कमरे का दरवाज़ा बजाया। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद इसने दरवाज़ा खोला। अहमद जल्दी से अंदर आया।
प्लीज़ आशिर समझने की कोशिश करो। मुझे भी काफ़ी वक़्त बाद पता चला उमर ज़्यादती पर था। अगर मुझे इसके दोस्त जमशेद ना बताता तो हमेशा बेखबर ही रहता। मुझे अफ़सोस है हम अपने छोटे भाई पर नज़र न रखी, जिसका नतीजा ये कि वो कब बुराई की तरफ चला गया हमें एहसास ना हुआ। गलती हमसे हुई है आशिर। अहमद के लहजे में अफ़सोस ही अफ़सोस था। कुछ कोताहियाँ तो इससे भी हुई थी जो उमर की गलतियाँ देख ना सका। मैंने आपसे कहा था वो शराब जैसी हराम चीज़ को पीने लगा है, अब वो हर बुराई की तरफ जा सकता है। आपने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, आजकल हर कोई पीता है, कुछ नहीं होता। आशिर ने इसे पुरानी बात का हवाला दिया जो इसने पहली दफ़ा उमर को पकड़ा था शराब पीते हुए। इस वक़्त 19 साल का था, पर तब अहमद ने आशिर को समझाया था ये इतनी बड़ी बात नहीं, आजकल आम है हमारे सर्कल में। मुझे एहसास है अपनी गलती का, पैसे शोहरत के गुरूर ने तबाह कर दिया इस घर को। अहमद ने इतराफ़ किया। आशिर सर पकड़ कर बैठ गया था। जो होना था हो गया। आशिर खुद को अज़ियत देने का फ़ायदा। अहमद ने इसे समझाने की कोशिश की। भाई इतना आसान नहीं खुद को माफ़ करना, एक कमज़ोर औरत पे इतना ज़ुल्म हम सब ने किया। कुछ हमने नहीं किया इसके साथ। अब कैसे पुरसुकून हो सकते हैं? मुझसे साँस भी नहीं ली जा रही ये सोचकर कि उमर के ने किस बेदर्दी के साथ जो सलूक किया था मरियम से। फ़ार्म हाउस के रूम में वो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था अपने मोबाइल पर। आशिर कहता चला गया। मेरे को अंदाज़ा हो रहा था इसके कर्ब का। इंसानियत की मौत और क्या होगी, एक थप्पड़ का इतना शदीद बदला, ऐसा तो नहीं था हमारा छोटू फिर कब बना समझ नहीं आया, और आज मैंने सब ख़त्म कर दिया, इसकी हर याद मिटा दी अपने अंदर। आशिर के लहजे में दर्द ही दर्द था। आशिर तुमने ठीक किया, पर मरियम को इतना प्यार तवज्जो दो कि वो भूल सके वो सारे लम्हे। मैं भी इन दिनों बहुत अज़ियत से गुज़रा जब जमशेद ने मुझसे इस हकीकत से आगाह किया। अहमद ने जब से कहा दोनों भाई एक दूसरे के गले लग के दिल का बोझ हल्का कर रहे थे। घर का माहौल अजीब ही हो गया था। ऐसा ऐसा इख्तिताम होगा दिन का किसी ने सोचा ना था। इस घर का सुकून तबाह करके खुद को खाने की तैयारी हो रही थी। शर्म नहीं आती शौहर ने खुद को कमरे में बंद किया हुआ है, तुम्हें तो बड़ा सुकून आता होगा आशिर के इस हाल में देखकर। आशा रब्बानी ने गुस्से से कहा। मरियम को देखकर जाने क्यों उसे गुस्सा आने लगता था। मैं आपके आगे जवाबदार नहीं हूँ और ना अपनी सफाई देना पसंद है मुझे किसी ऐरे गैरे को। मरियम ने इत्मीनान से कहा। बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी, मेरे दोनों भाइयों को मुट्ठी में करके बहुत अकड़ रही हो। वैसे तीनों भाई भी कह सकती हूँ, उमर को भी तुमने। आशा ने तंजिया लहजे में कहा और आखिरी लफ्ज़ जानबूझकर अधूरे रहने दिए। आशा रब्बानी का मकसद इसे इसी आग में जलाना था जिसमें आज वो सब जले हैं इसकी वजह से। आशा रब्बानी की बात इसके तन बदन में आग ही तो लगा दी थी, पर लम्हे में खुद को संभाल कर बोली तो उसका लहजा मजबूत था। आपसे ऐसी छोटी बात की उम्मीद ही थी मुझे, जो समझना समझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक बात कहूँ, आप मुझ पर तवज्जो देने के बजाय अपने शौहर और बेटी की फ़िक्र करें। इन्हें आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। मरियम के अंदाज़ पर आशा को शदीद गुस्सा आया। इसकी तरफ जाराना अंदाज में बढ़ी। इससे पहले इस पर हाथ उठाते किसी ने इसका हाथ पकड़ा। आप अपनी हद में रहें। मेरी बीवी पर हाथ उठाने की इजाज़त किसी को नहीं दी मैंने। आशिर ने एक झटके से इसका हाथ छोड़ा। आशिर तुम इस कल की लड़की के लिए अपनी बहन को। आशा चीखी थी आशिर पर। प्लीज़ आप बहन हो, वो बीवी है मेरी। आपको अगर कोई ज़ाती मसला है तो इससे दूर रहें मरियम से, पर इसे ज़लील करने या ताने मारने से गुरेज़ करें। आशिर ने इस सख्त लहजे में कहा। आशिर तुम्हें भी इसके आगे कुछ नज़र नहीं आता, तुम तो ऐसे नहीं थे। आशा अफ़सोस करती वहाँ से चली गई। आप खाना खाएँगे? मरियम ने पूछा आशिर से। मेरा मूड नहीं है, तुम बच्चों को देख लो, आशिर ने नज़रें चुराते हुए कहा। वो वहाँ से चला गया। वो इसे चुराते हुए देखता रहा। इसकी आँखों में गुरेज़ था मरियम को बराह रास्त देखने में। मरियम को एहसास हुआ अहमद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था। आशिर इसे शर्मिंदा है इसलिए इसे नज़र मिलाने की बजाय वो इससे नज़रें चुरा रहा था। वो हैरान ही थी उमर के दोनों भाई इससे कितने अलग थे। वो तो औरतों को इज़्ज़त देना, रिश्तों का तकद्दुस बरकरार रखने के कायल थे। दिल में जितना मलाल ही रह गया था, लगता था वो भी वक़्त के साथ दूर हो जाएगा। मैंने मना किया था ना, फिर क्यों लाई हो? आशी ने मरियम से कहा जो उसके सामने ट्रे रखकर खुद भी साथ बैठ गई थी। शुक्र है आपने दरवाज़ा खोला, वरना मरियम ने सिरे से इसकी बात इग्नोर की और अपनी कहने लगी। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बात कर रही हो? आशी ने मरियम को टोका। वही कर रही हूँ जो ठीक है, चलें खाना खाएँ, मरियम ने सुकून से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच कुछ ना हुआ था। प्लीज़ मरियम, मुझे और शर्मिंदा ना करो। ये तासुर देकर जो कुछ मैंने किया है तुम्हारे साथ, तुम सब भूल कर आगे बढ़ गई हो। जो किया सब गलतफ़हमी की बुनियाद पर मैंने किया। अभी बहुत मरहले मुझे तो पार करने हैं, तुमसे माफ़ी माँगनी है, तुमसे अपनी सज़ा का तयन करवाना है, अभी बहुत से काम मुझे करने हैं। अभी अरसलान भाई से भी माफ़ी माँगनी है। वो इसके सामने दोनों बैठ चुका था। वो इसके हाथ अपने हाथों में लेकर बोला था। आशिक़ का लहज़ा यासियत से भरा था। बस करें आशिक़, मुझे नहीं चाहिए इतना कुछ। मरियम ने इससे हाथ नहीं छुड़ाया था, बल्कि और मज़बूती से इन्हें थाम कर बोली थी। मुझे माफ़ कर दो मरियम, हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं। बहुत तकलीफ़ और अज़ियत से गुज़रना पड़ा है तुम्हें। आशिक़ के लिए वाक़ई सबसे मिलना इतना आसान न था। मरियम को एहसास हुआ कितना एहसास है हर मामले में। बाहर से इतना सख्त दिखने वाला शख्स अंदर से इतना नरम और एहसास जज़्बात रखता होगा, मरियम ने सोचा ना था। वो बग़ौर उसे देखने लगी।
आशिर मैंने आपको माफ़ कर दिया। जहाँ तक सज़ा की तयन की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कैसे दूँगी जिसने अपनी कीमती साल अज़ियत में गुज़ारे हैं। इससे बड़ी सज़ा क्या होगी जो इंसान को खुद की नज़रों में गिरा दे। मरियम ने सुकून से कहा, प्लीज़ मरियम मुझे कुछ सज़ा दो ताकि कुछ हद तक तो मेरा ज़मीर मुतमईन होगा। आशिर ने इसकी गोद में सर रख कर कहा, कैसे बताऊँ आशिर, मुझे तो आप वही अच्छे लगते हैं, मखरूज से टूटे-बिखरे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसके बालों में हाथ फेरते मरियम ने सोचा ये भी एक तरीका था इसे पुरसुकून करने का। प्लीज़ आशिर भूल जाएँ जो हुआ, देखें मैं भी कोशिश करूँगी भूलने की, पर एक बात का दुःख है, आपने खुद को मारने की कोशिश क्यों की? जानते हैं आपको कुछ हो जाता मेरा क्या होता? आपने बिल्कुल नहीं सोचा, ना चाहते हुए भी वो आखिर में शिकवा कर गई। तुम्हारा सोच कर ही तो खुद सज़ा देने लगा लगा था तुम्हारे साथ कि हर एक ज़्यादती ने मुझे कहीं मौत मारा है मरियम। आशिर ने गोद में सर रखे हुए कहा, बस आशिर आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपकी हर एक ज़्यादती को माफ़ किया और ये मैंने दिल से कह रही हूँ। मरियम के लफ्ज़ों की सच्चाई को आशिर ने दिल से महसूस किया। उठे, खाने को इतना इंतज़ार नहीं करवाते, गुनाह मिलेगा, अल्लाह की भी नाराज़गी मिलेगी, मरियम ने हकमिया लहजे में कहा। आशिर इसके हुक्म पर उठा और आज मरियम ने अपने हाथों से इसे नेवाले बनाकर खिलाए, जबकि आशिर ने इसे अपने हाथों से। कुछ दिन में आशिर समझ चुका था ये सब मरियम की तवज्जो का ही असर था और दूसरी तरफ आशिर की मोहब्बत में वो निखरने लगी थी। ना आशिर ने समारा का जिक्र किया, ना मरियम की हिम्मत हुई इस बारे में पूछने की। नौशाबा भी दोबारा चलने लगी थी, इनकी टांग का पट्टा उतर चुका था। हाथ गिलाने आशिर को मनाना चाहा, पर इनके कहे गए आखिरी लफ्जों ने आशिर का दिल और दुखा दिया। इनके दिल दुखाने वाले लफ्ज कुछ यूँ थे, किस बात का इतना शोक मना रहे थे, जो खुद को आंख में झोंकने चले थे वहाँ। हमारा तो तुम्हारा भाई था ना, जान इसकी गई, इसका हिजर हम झेल रहे हैं। इस लड़की का तो कुछ नहीं बिगड़ा था ना, ना इसका रेप हुआ था, ना इसे बेचा गया था, ना इसे कोठे पर बिठाया गया था। इसके साथ कुछ नहीं हुआ, उल्टा तुम इससे निकाह करवा के इसकी ज़िंदगी संवर गई, वरना ख्वाबों में भी तुम्हारा जैसा शौहर जैसा सोचा ना होगा। इसे तो सब मिल गया, खोया तो हमने एक उमर को है। हाथ गिलानी ने मकरूर लहजे में कहा, ये सब आशिश शौक ही वही जानकर इसका बाप अच्छी तरह जानता था उमर ने मरियम के लिए क्या सोच रखा था। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, सब जानकर भी आशिक के अंदर दर्द जगा, एक बार फिर ज़ख्म हरे हो गए। बस बाबा सही, बस फिर कभी ऐसी घटिया बात मत सोचना भी मत, मुझसे बिल्कुल मत कहिएगा, कोशिश करना। आशिर इतना ही कह सका कि दोबारा से हाथ गिलानी बोले, मैंने क्या गलत कहा है? जो कहा है सच और सही कहा है। हमारी सोसाइटी के लड़के ऐसी अय्याशियाँ ही करते हैं। उमर ने कुछ गलत नहीं किया था, गलती इस लड़की की है जिसने इसे थप्पड़ मार कर उकसाया, वरना मेरा बेटा से दोस्ती। अब के बार आशिर ने इनकी बात काट कर कहा, बस एक लफ्ज़ और नहीं। आज समझ आ गया उमर को ऐसा बनाने में आप ही का हाथ था। अफ़सोस बाबा सही, अफ़सोस होता है। आपको एक औरत का एहसास ही नहीं इस पर क्या गुज़री, आपको समझना बेकार है। जाओ जाकर बीवी के पल्लू में बैठ जाओ। हाथ गिलानी ने गुस्से से कहा। आशिर इन पर अफ़सोस भरी नज़र डालता वहाँ से चला गया। खामोशी, नाराज़गी दोनों बाप बेटे में चल रही थी। आशिर ने अपनी तरफ से अरसलान कुरैशी से मिलकर माफ़ी मांगी थी और अपनी गलतियाँ भी मान ली थी। मरियम का भाई भी इस तरह के आला ज़र्फ़ निकला, इसने आराम से माफ़ी का संदेशा दे दिया था। साथ-साथ अहमद गिलानी गिलानी के लिए एक शुक्रिया भी कहा, जिनकी वजह से मरियम को आसानी रही इस घर में। आशिर अरसलान कुरैशी के ज़र्फ़ का कायल हुआ। घर में अजीब शोर सा समा बन गया था। सबसे पहले आशिर बाहर निकला। मरियम हाथ में डंडा लिए इसे मार रही थी। वो शौक होकर देखने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था वो इतनी बेदर्दी से किसी को मार भी सकती है। सारा घर जमा होना शुरू हो गया। आशा को गुस्सा आ रहा था इसकी इस हरकत पर। वो उसे रोकने को बढ़ी। आशा ने कलाई थाम ली इनकी। आशिर देख रहे हो तुम्हारी बीवी की हालत। आशा ने हैरत से सदमे की कैफियत में कहा, कुछ सोच कर ही कर रही होगी, थक जाए तो पूछता हूँ। आशा की नज़र अभी मरियम पर जमी थी जो मारी जा रही थी। इतना कहकर आशा की कलाई छोड़ गया वो भी साकत खड़ी तमाशा देख रही थी अब। बस करो मरियम, मर जाएगा वो। अब के आशिर ने डंडा पकड़ लिया क्योंकि खून से लथपथ वजूद तड़प रहा था ज़मीन पे। वो जानता था इससे ज़्यादा सख्त नहीं रही होगी इसमें। वो डंडा इससे छीन कर फेंक चुका था। अचानक वो आशा के सीने पे सर रख कर फूट फूट कर रो दी। वो इसके पीठ पर हाथ फेरता ऐसे रिलैक्स करने लगा। मेरा जिक्र पढ़ने वाले मेरा रास्ता न चुन ले, सर वक्त ये भी लिखना मुझे मात हो गई थी। सब हैरान परेशान थे। अहमद और नौशाबा साकत खड़े थे। क्या हुआ मरियम, इस तरह का रिएक्शन तुमने पहली दफ़ा दिया है? आशिर ने इसकी पीठ सहलाते हुए पूछा। इसने गर्दन उठाई और नौकरों की तरफ इशारा किया। आशिर का हुक्म मिलते ही सब हट गए। क्या हुआ मरियम, एक बार फिर पूछा इसने सिसकती मरियम को देखकर। मेरा तो सिर्फ एक ही भाई था, इसलिए वो मेरी हिफाजत ना कर सका। मेरे साथ वो सब हुआ, पर इसकी इतनी सिक्योरिटी पर इसके साथ ये सब क्यों और कैसे हो गया? मरियम के लफ्ज़ थे या कोई आरी जिसने एक ही बार में आशिर और अमर को ज़िबा कर दिया था? इसके महम लफ्ज़ों की मानी इनकी समझ आ गए थे। नौशाबा शौक होकर इसके इन लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करने लगी। तुम किसकी बात कर रही हो मरियम? आशिर ने मुर्दा लहजे में पूछा। इसका ज़ोरों से धड़क रहा था। अहमद की सब समातें इसकी तरफ मुतवज्जह थीं। मरियम जल्दी कहो, तुम किसकी बात कर रही हो? अहमद ने अब के पूछा। इसका दिल डूब रहा था। दिल की रफ्तार हद से ज़्यादा थी। इसने उंगली से इशारा किया। सबको लगा इनके पैरों से वाकई ज़मीन खींच ली गई हो जैसे।
اس کا اشارہ پری کی طرف دیکھ کر سب نے سانس ہی روک لی تھی۔ ہاتھ گلانی کافی پرانا ڈرائیور یہ حرکت کرے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عاشر ایسا کیوں ہوا؟ مریم نے دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ سسک رہی تھی جیسے جسے اس نے مارا تھا وہ ادمری حالت میں زمین پہ پڑا تھا۔ عائشہ اور عمر ایک چیز میں پری کی طرف بڑھے۔ عائشہ کا اتنا پوچھنے کی دیر تھی پری ڈرائیور انکل نے کیا پری نے ڈرتے ڈرتے سب بتا دیا۔ اس کے جسم کے نازک حصوں پر کس طرح کرتے تھے ڈرائیور انکل۔ اس لمحے عائشہ کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ جسم بے جان ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بے جان مورت بنی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ زندہ موت کیا ہوتی آج عائشہ کی سمجھ میں آیا تھا۔ عمر کے دل کی کیفیت عجیب تر ہوئی۔ عائشہ کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ کیا تسلی دیتا مریم کو؟ اسی لمحے دھڑام سے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ گرنے والا کوئی اور نہیں ہاتھ گلانی تھے۔ آج گیلانی ہاسپٹلائز تھے اور دوسری طرف عائشہ ربانی نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا شوق تھا سب کے لیے، میڈیا اور ان کی اپنی پارٹی بلکہ اپوزیشن پارٹی کے لیے حیرت کا مقام تھا۔ گھر میں ایک بار پھر عجیب دکھ کا ماحول بن گیا تھا۔ سب نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عاشق کو ہاسپٹل جانا تھا کیونکہ ہاتھ گیلانی وہاں ایڈمٹ تھے جبکہ احمد آلریڈی وہاں موجود تھا۔ مریم عاشق کے پاس کھڑی تھی۔ اسی وقت ملازمہ سامان لا رہی تھی۔ ملازمہ کے ہاتھ میں بیگس دیکھ کر عاشق نے پوچھا یہ کس کا سامان ہے؟ یہ میرا سامان ہے عاشق، میں جا رہی ہوں اپنے گھر، عائشہ نے کہا۔ اسی وقت نوشابہ اس کی بات سن کر پاس آئی۔ پر آپ ہی کچھ دن ٹھہر جاتی، عاشر نے کہا۔ عائشہ بھابھی ٹھہر جائیں، نوشابہ نے بھی کہا جبکہ مریم خاموش تھی۔ نہیں مجھے چلے جانا چاہیے، میری بیٹی کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہے، عائشہ نے یاسین بھرے لہجے میں کہا۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ ساری غلطی اس کی تھی جس نے کبھی اپنی بیٹی کی طرف توجہ نہ دی، اپنا سارا وقت کیریئر کو دیا۔ کاش کیریئر کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی اور شوہر پر توجہ دیتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنا آشیانہ تباہ کر چکی تھی۔ پر آپ ہی کچھ کہتا ہوا پھر خاموش ہوا۔ مریم جانے لگی کیونکہ اسے مناسب نہ لگا ان کے بیچ کھڑے رہنا۔ مریم بھابھی رکیں، عائشہ نے جلدی سے کہا۔ وہ پلٹی ان کے پکارنے میں۔ پہلی دفعہ عائشہ نے عزت سے اسے بلایا تھا۔ جی آپ ہی، مریم نے مدھم لہجے میں کہا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں نے بہت ظلم کیا تم پر، بہت ظالم بن گئی تھی۔ میں نے عمر کے قتل کو اہمیت دی بجائے تمہارا درد سمجھنے کے۔ آج مجھے احساس ہو گیا میرا بھائی غلط تھا، تم صحیح تھی، مجھے تمہارے درد کا احساس ہو گیا ہے۔ ہم نے دولت کے غرور میں گم تھے، احساس ہی نہیں ہوا کتنا کچھ قیمتی کھو رہے ہیں۔ میں تمہاری اور نوشابہ بھابھی سب کی گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو، میری بیٹی کے لیے دعا کرنا۔ عائشہ کہتی شدت سے رو پڑی اور دونوں کے سامنے جھکی، پر مریم نے ان کو روک لیا اور ان کے جڑے ہاتھوں کو کھولے اور کہا بس کریں آپ ہی، آپ کی تسلی کے لیے میں نے آپ کو معاف کیا، پری کے لیے ہمارا پیار اور دعائیں ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ اس فیصلے سے نکل ہی آئے گی۔ اب کہ اس نے نوشابہ سے کہا میں ہمیشہ آپ کو بانجھ کہا، جانے کیسے کیسے لفظوں سے تکلیف دی۔ بانجھ آپ نہیں میں تھی جو ماں بن کر بھی ماں کا فرض نہ نبھایا، پر آپ نے تو سب بچوں پر ممتا نچھاور کیا، آپ کا جذبہ عظیم ہے نوشابہ بھابھی۔ میری لاپرواہی کی میری بیٹی کو سزا ملی، دولت شہرت کے نشے نے مجھے تباہ کر دیا، مجھے معاف کر دیں۔ عائشہ نے درد سے چور لہجے میں کہا۔ عائشہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی جو ہونا تھا سو ہو گیا، پر یہ ضرور کہوں گی بھول جاؤ آگے بڑھو ورنہ پری کا کیا ہوگا، اس کے سامنے ساری عمر پڑی ہے، یہ غم اپنے سینے میں دفن کر لو ورنہ پری کی زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ اس کے آنے والے کا کل کا سوچو، اس غم کو پینے میں ہی بھلائی ہے تمہاری اور پری کی۔ پری کو اسے ادھورے پن کا احساس مت ہونے دو ورنہ وہ اپنا اعتماد کھو دے گی۔ نوشابہ کے لہجے میں ہر ایک لفظ میں سچائی تھی جس کا مفہوم عائشہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ جو ہوا وہ یہیں پر ختم کر جاؤ، وہاں بتانے کی ضرورت نہیں، اس بات کو یہیں دفن کر دو جس طرح ہم نے اس سچائی کو دفن کر دیا اپنے اندر۔ نوشابہ نے اس کی کتنی مشکلیں آسان کر دی تھی، کتنے خوف اور وسوسے لے کر جا رہی تھی کہ اپنے شوہر کو اب کیا بتائے گی اور کتنا بتائے پر نوشابہ نے اسے احساس دلایا کہ اسے اس بات کو دفن کر دینا اپنے سینے میں اس میں بہتری ہے۔ عائشہ کو یہی مناسب لگا، اب اپنے شوہر کو نہ بتانے کا اٹل فیصلہ وہ کر چکی تھی۔ سمارا بیڈ پہ لیٹی تھی، کتنے دنوں سے اسے بخار تھا، زویا سے اچھی دوست ہونے کا فرض ادا کیا تھا، اس کی بھرپور تیمارداری کی۔ آج کیسا محسوس کر رہی ہو؟ زویا نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، سمارا نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ اگر ٹھیک محسوس کر رہی تو آؤ ڈائننگ پر ناشتہ کرو، کچھ اچھا محسوس کرو گی، زویا نے کہا۔ آج سمارا سے کچھ بہتر لگی۔ آتی ہوں، سمارا نے کسمسا کر کہا۔ اوکے آئی ایم ان ویٹنگ، جلدی سے آؤ، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور وہ فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھی۔ سمارا بالوں میں بینڈ ڈالتی ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی، زویا نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ رف الیا میں بھی وہ قیامت خیز حسن کی ملکہ لگی تھی زویا کو، اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ دو بچوں کی ماں ہے۔ زویا کو دکھ ہوا اس کے لیے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سمائرہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم ناشتہ کرو، زویا نے کہا اور دوبارہ اخبار دیکھنے لگی۔ اتنا غور سے کیا پڑھ رہی ہے؟ ایسی کون سی خبر آ گئی ہے اخبار میں؟ مجھے تو زہر لگتا ہے اخبار پڑھنا، شاید اتنے دنوں کی مسلسل بیماری کی وجہ سے وہ چپ ہی تھی اس لیے آج سمارا بول رہی تھی اتنا، ورنہ چپ رہتی زیادہ تر۔ 3 دن سے مسلسل یہی خبر گردش کر رہی ہے کہ تمہاری نند راشا ربانی نے سیاست چھوڑ دی اور عاد گیلانی تمہاری سسر ہاسپٹلائز ہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔
फिलहाल सारा मीडिया इसी खबर को कवरेज कर रहा है और असल बात मालूम करने की कोशिश कर रहा है, पर वाकई बहुत शॉकिंग है ये कि इतना उरूज पर चल रहा था आशा रबानी का सियासी कैरियर, इस तरह छोड़ दिया हो, यकीन नहीं आता। जोया ने इसे तफसील बताई। व्हाट, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने बताया नहीं जोया? समारा ने हैरत से कहा। क्या बताओ, तुम खुद इतना कट ऑफ होकर बैठ गई थी, आज ही तो ठीक हुई हो, बताने वाली थी। जोया ने सुकून से कहा। फिर वो दोनों नाश्ता करने लगी। काफ़ी देर बाद बात होती रही इस मौजू पर। अभी दोनों नाश्ता करके बैठी थी कि जोया का मोबाइल बजने लगा। इसने कॉल उठाई। दोबारा कॉल आई और जोया ने काट दी। क्या हुआ, किसकी कॉल है? समारा ने पूछा। तुम्हारे शौहर आशिर की, जिसे पक्का यकीन है कि तुम मेरे पास हो। झूठ बोल बोल कर थक गई हूँ, इसलिए अब कॉल ही नहीं उठाती, और क्या करूँ? जोया ने बेदारकुल लहजे में कहा। जोया किसी सूरत समारा का मान तोड़ नहीं सकती थी। एक बार फिर कॉल आई। जोया से पहले कि काटती समारा ने उठा ली। आशिर शायद इतने गुस्से में था कि बगैर सोचे न सलाम न दुआ के सीधा बोलना शुरू हो गया। इसका लहजा सख्त और दो टोक था। जोया, अब फ़ोन नहीं करूँगा, डायरेक्ट घर आऊँगा। मुझे पता है समारा यही है। कैसी दोस्त हो तुम? इसे समझाने के बजाय उल्टा इसका गलत काम में साथ दे रही हो। यहाँ सब परेशान है, खासकर इसकी माँ बाप इसकी गुमशुदगी पर, और तुमने इसे छिपाया हुआ है। आई वॉन्ट यू जोया। इससे पहले आशिक गुस्से में और कुछ कहता, समारा ने जल्दी से कहा। हाँ, जोया के पास हूँ मैं, कहो क्या कहना है? समारा ने इसकी बात काट कर दो टोक लहजे में कहा। आशिर ने इसकी आवाज़ सुनकर पुरसुकून हुआ और कहा, तो बस इतना कि तुम वापस आओ घर। मुझे तलाक चाहिए। आशिर का हाथ गिलाने रोट लहजे में समारा ने कहा। घर आओ, फिर बात होगी। आशिर का लहजा नरम था, जिस पर समारा ने खुद को कुछ सख्त कहने से रोका। ओके, आ रही हूँ, फिर भी मेरी डिमांड वही होगी। लहजा नरम न सही, पर पहले जैसा रूड ना था समारा का, पर अंदाज अटल था अब भी। कब आ रही हो? आशिर का वही नरम अंदाज था। समारा हैरान थी इस शख्स की बर्दाश्त पर। आशिर का यही अंदाज इसे और एहसास जुर्म में मुब्तला करने लगता। वो इसे कुछ कहता क्यों नहीं? वो तलाक मांगती तो उस पर कोई घटिया इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाता कि वो किसी और के चक्कर में, या कोई और घटिया इल्ज़ाम। वो आम मर्द बन जाता तो शायद समारा इसके साथ गुजारा कर लेती, पर इसकी आला ज़र्फ़ी से इसे और अज़ियत देती। एहसास जुर्म बढ़ाती थी इसका। आशिक़ का रवैया समारा को ज़हनी अज़ियत से दो चार करता था। वो जितना चाहे बदतमीज़ी कर लेती, पर इसका रवैया नरम होता। वो कभी गुस्सा ना होता था इस पे। दुनिया के लिए आशिक़ रूड एग्रो एरोगेंटेड बंदा था, पर समारा के लिए हमेशा से बेहतरीन शख्स था। इसने आज तक इससे ऊँची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। इसने ना सिर्फ मोहब्बत की थी, बल्कि आज तक इसे निभाता आ रहा था। कभी एक हर्फ़ शिकायत भी ना करता था इससे। यही आशिक़ की खूबियाँ इसका एहसास जुर्म बढ़ाने लगती थीं। वो अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। कोशिश करूँगी कल तक, वरना परसों तक पहुँच ही जाऊँगी। इतना कहकर कॉल काट दी इसने बगैर आशिक़ का जवाब सुने। समारा, इसे सच बता दो, इतना इसका हक़ है? तुमने इससे इसका बेस्ट फ्रेंड छीना है। ज़यान आलम बेगुनाह, इसे इसी इल्ज़ाम से निजात दो, वो सबकी नज़रों में दोबारा सुरख़रू हो सके। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं जोया। वो अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छुपाए रो पड़ी शिद्दत से। जोया को तकलीफ़ हुई अपनी दोस्त की बेबसी पर। वाकई इंसान गुनाह आसानी से कर लेता है, पर अपने गुनाह का एतराफ़ करने से डरता है। काश इंसान गुनाह करने से पहले इतना डरे तो बहुत से खसारे से बच सके। बेशक इंसान खसारे में ही है। आशिर अंकल को बता चुका था समारा है, खैरियत से है, जैसा इसने कहा था। वो 2 दिन बाद शाम में इसके घर पहुंची थी। आशिर इंतज़ार करता रहा। वो अपने आने का बताया गई तो लेने पहुंच जाएगा, पर समारा ने इसे बताना ज़रूरी न समझा। वो शाम में लॉन में बैठा था। अहमद और नौशाबा भी वहीं थे। मरियम बच्चों के साथ खेल रही थी, और वो लोग चाय के साथ लुत्फ़अंदाज़ होने के साथ बच्चों और मरियम को देखने में मसरूफ़ थे। समारा ने सबको मुश्तरका सलाम किया। सब चौंके सिवाय अशर के। सलाम का जवाब सबने दिया। आओ बैठो समारा, कैसी हो? अहमद गिलानी ने कहा। जी भाई ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? अहमद भाई, नौशाबा भाभी। इसने एक नज़र मरियम पर डाली जो बच्चों के साथ खड़ी थी। बच्चे अपनी माँ को क्या पहचानते जो कभी इनसे मिले ही नहीं। ठीक है, अहमद और नौशाबा ने कहा। नौशाबा ने चाय सर्व की और जिसे समारा ने थामा। मरियम ने बगौर देखा समारा को, जो तस्वीरों से भी ज़्यादा हसीन लगी थी इसे। इतना हुस्न देखकर चौंकी थी वो। समारा ने एक नज़र इस पर डालकर दोबारा न देखा। समारा को मरियम वो मासूम और कम उम्र लगी थी। सोचकर अफसोस है किस तरह इसका निकाह आशिर से हुआ था। आशिर ने इसे हकीकत बता दी थी। मरियम खामोशी से अंदर चली गई थी, तिखी दिल के साथ। आशिर इसे जाता देखता रहा। चाय 2 घूंट भरने के बाद समारा ने कहा, क्या मैं कुछ देर के लिए अकेले में बात कर सकती हूँ आशिर से? समारा डायरेक्ट मते की बात पर आई। ठीक है, हम अंदर जाते हैं, या तुम दोनों अंदर जाकर बात कर सकते हो। अहमद ने कहा, आप लोग अंदर जाएं, मैं यहीं पर बात करूँगी आशिर से। समारा ने आँख भरकर दोनों बच्चों को देखा जो नौशाबा के साथ अंदर जा रहे थे।
आशिक को अफसोस हुआ समारा को लॉन में बात करने से, पर वो खामोशी से बैठा रहा। दोनों एक दूसरे को देखने से कतरा रहे थे। चंद लम्हों की खामोशी में समारा ने कहा, मुझे तलाक चाहिए तुमसे। सॉरी, मैं नहीं दे सकता, आशिक ने साफ लफ्जों में कहा। आखिर चाहते क्या हो तुम? समारा ने तुम लहजे में कहा। तुमसे कुछ चाहा कब है मैंने? आशिक के लहजे में शिकवा सा आ गया। समारा को एक दर्द सा अपने अंदर उठता महसूस हुआ। समारा की नज़र में आशिक एक चाहे जाने वाला शख्स था, पर वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी, जो किसी और का असीर था। पर आशिक का दर्द वो महसूस कर सकती थी। यही तो कह रही हूँ, मैंने तुम्हें कोई सुख कोई खुशी नहीं दी, न अच्छी बीवी बन सकी, न अच्छी माँ हो, फिर भी मुझे अपने साथ रखना चाहते हो, आखिर क्यों? समारा ने अपनी गलतियां गिनवाई कि शायद इसकी नज़र बदल जाए। समारा, ये सब इतनी बड़ी वजूहात नहीं है जिसके लिए तुम इस सबसे अलहदगी चाहो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वापसी के रास्ते बंद हो जाए। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो तो तुम्हारे लिए मेरे पास आने का रास्ते खुले हों। आशी ने सहूलत से कहा। तुम्हारे पास अपनी बीवी है तो फिर मुझे इस तरह खुद से बांधे रखने का क्या फ़ायदा? मैंने कहा ना, नहीं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे इस नाम से रिश्ते से आज़ाद कर दो। समारा ने कहा। इस बार इसने नजरें चुराई। इसका नजरें चुराना साफ जाहिर कर रहा था कि वो सिर्फ बहाना बना रही थी। पिछले 5 साल से इन रिश्ते में यही होता आ रहा था। समारा, मैं जानता हूँ मरियम वजह नहीं है इस तलाक की, तुम असल वजह बताओ, मैं आज़ाद कर दूंगा तुम्हें। ना, मैं सिर्फ मेरी दूसरी शादी तुम्हारा प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती तो 4 साल पहले तुम मुझसे अलहदगी अख्तियार कर लेती और तलाक का मुतालबा करती, पर ऐसा कुछ नहीं था। तुमने फिर आज क्यों खुद की ज़िंदगी तबाह करना चाहती हो? आशी ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, करना चाहती हूँ, मेरी मर्जी, मेरी ज़िंदगी, बस आशी, मेरा फैसला यही है और आखिरी है। समारे ने चिढ़कर कहा। सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम अमेरिका जाना चाहती हो, वापस चली जाओ। अंकल आंटी अब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैं खुद अंकल आंटी से बात कर लूँगा। जैसे चाहो वैसे रहो, कल कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। आशी ने एक तजवीज़ दी। आशी, मैं फैसला कर चुकी हूँ और तुम्हें मेरी बात मानना होगी। समारा का अंदाज दो टोकता, लहजा अटल था। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। वो अपनी सज़ा का इंतखाब कर चुकी थी। आशिक को इस बेनाम रिश्ते में बांधे रखना ज़्यादती लगती थी इसे। समारा चाहती थी वो खुलकर जिए अपनी ज़िंदगी अपनी दूसरी बीवी के साथ। इसकी दूसरी बीवी पर समारा नामी तलवार ना लटकी रहे, ताकि वो खुल के जी सके और अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करे। ये सोच कर इसका शौहर सिर्फ इसका है, किसी और का नहीं, कितनी अजीम औरत क्यों ना हो, पर शौहर का बंटवारा इसे कबूल नहीं, इतना समारा समझती थी। पर समारा अपने गिल्ट में खुद को तबाह करने का ठान चुकी थी। सॉरी समारा, तुम मुझे वजह दो, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। आशिक भी उठ खड़ा हुआ इसके रूबरू हुआ। इसने इसे कंधों से थाम कर कहा था। समार ने इसकी आंखों में देखा और इसकी आंखों में देखते हुए बोला, जानता हूँ ना तुम अच्छी बीवी बन सकी हो, ना ही अच्छी माँ, फिर भी तुम मेरे 2 बच्चों की माँ हो और मुझे नहीं समझ में आता कि मैं तुम्हें क्यों तलाक दूँ। मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है तुम खुद को तबाह करने का ठान चुकी हो। और यकीन मानो, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। जब मुझे यकीन आ जाएगा कि इस तलाक में तुम्हारी बेहतरी है तो मैं आज़ाद कर दूँगा। कभी मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता था, इस मोहब्बत का तुमने खुद गला घोटा है समारा। फिर भी मैं इस मोहब्बत की बची-कुची कुछ सांसें भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मुझे कोई एक वजह तो दो, तो मैं तुम्हें तलाक दूँ। एक वजह, बस एक वजह। समारा ने शिद्दत से आशिक की बेचैनी महसूस की। अब के हौसला करके समारा ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या ये वजह काफ़ी नहीं कि मैंने ज़ियान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, इसे रुस्वा कर दिया इसके अपनों में, तुम दोनों की बचपन की दोस्ती तोड़ दी मैंने? क्या ये वजह काफ़ी नहीं? मुझे माफ़ कर दो आशिर, मैंने गुनाह किया, मैं गलत थी। ज़ियान की नीयत साफ़ थी, फतूर तो मेरी नीयत में था, मैं हासिल करना चाहती थी ज़ियान को। आशिर के हाथ इसके कंधों पर रख के पे गिर गए। वो शौक होकर इसे देखने लगा। वो अपनी कहती चली गई, पर आशिक कान साए-साए करने लगे। चंद दिनों में कितना कुछ सह चुका था वो शख्स, आज एक और सदमा आशिक के बर्दाश्त से बाहर था। आशिर, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। समारा ने सिसकते हुए कहा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। ना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, ना कभी खुद को कर सकता हूँ जो तुमने और मैंने ज़ियान के साथ किया है। निकल जाओ, फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मैं अपने प्यार को निभाते-निभाते अपनी दोस्ती से बेवफ़ाई कर गया। एक दफ़ा सच कह देती, छोड़ देता तुम्हें। मेरा दोस्त, मेरा भाई क्यों छीना मुझसे? वो कहता रहा, अपनी सफाइयाँ देता रहा और मैं तुम्हारी मोहब्बत में अंधा होकर इसकी सच्चाई देखी नहीं और तुम्हारी मक्कारी को पहचाना नहीं। निकल जाओ, इससे पहले कि कुछ गलत कर बैठूँ मैं। इसके लहजे में नफ़रत की चिंगारी थी। समारा मुर्दा कदमों से नाकाम और शिकस्ता होकर इस घर से निकली थी। पहले तो वो सिर्फ अपनी नज़रों में गिर गई थी, अब तो वो सबकी नज़रों में गिर चुकी थी। मरियम आयशा के पास आकर खड़ी हुई, जो कितनी देर से कमरे की खिड़की इसके पास खड़ा बाहर देखे जा रहा था। बगैर पलके झपके एक ही मंजर पर नजर जमाए वो देखता रहा। इसने मरियम के आने को भी महसूस ना किया। मरियम हैरान थी समायरा के इस तरह चले जाने पर। सबने सिर्फ आशिक के आखिरी अल्फाज सुने जब इसे निकलने का हुक्म दे रहा था। आशिर, मरियम ने धीमे लहजे से पुकारा। इसके कंधे पे हाथ रखा। आशिर साकित था। इसने एक बार फिर पुकारा, जिस पर वो चौंका। एकदम जल्दी से बाहर की तरफ निकला। मरियम इसके पीछे कमरे से बाहर आई। दिल को धड़का लगा, जाने अब क्या
क्या करे आशिर आशिर रात के स्पेयर हैमर के रूम के दरवाजे नॉक किया। दरवाज़ा नौशाबा भाभी ने खोला। आशिर को देखकर हैरान हुई। आशिर क्या हुआ इस वक्त खैरियत? उन्होंने हैरत से कहा मुझे माफ़ करते हैं भाभी माँ, आपने इतनी दफ़ा कहा था एक दफ़ा रियान की बात सुन लो, मैंने नहीं सुनी। समारा पर अंधा एतमाद किया। अगर आज वो खुद ना बताती तो हमेशा बेखबर ही रहता। आशिर ने तकलीफ से कहा। इसके लहजे में दुख था। आशिर अंदर आओ बैठो। अमर भी दरवाजे पर आ गया और उसका हाथा में अंदर ले आया। वो नौशाबा भाभी के कदमों में जा बैठा था। मैं दोस्त का मान न रख सका, मुझे माफ़ कर दें भाभी, आपने कितना समझाया मैं उल्टा आपसे नाराज़ होने लगता था। आशिर रिलैक्स हो जाओ, तुमने कुछ गलत नहीं किया, हमारा समाज ही ऐसा है, जिस तरह के हालात है इसमें हमेशा औरत को ही सही और मर्द को गलत समझा जाता है। मैंने बहुत गलत किया, जान की एक ना सुनी, इसने हमेशा मेरा भला चाहा। बस करो आशिर, जाओ आराम करो, जो होना था सो हो गया। आज भी तुम एक और कदम बढ़ाओगे, मेरा जहन 2 कदम बढ़ाएगा। ये बात एक बहन अपने भाई के लिए नहीं, ये एक माँ अपने बेटे के लिए कह रही है, क्योंकि इसे पाला तो मैंने ही है ना। तुम बदले थे, पर ज़ियान आज भी नहीं बदला तुम्हारे लिए। आशिक़ तुम एक कदम बढ़ाकर तो देखो। नौशाबा भाभी के लहजे में यकीन था। भाभी मैंने आपका दिल बहुत दुखाया, मैं किसी का हो नहीं सकता, नहीं हो सका। अब के अहमद ने इसे उठाया और कहा चलो अशर तुम्हें आराम की ज़रूरत है, आओ मरियम तुम भी। मरियम दोनों भाइयों के पीछे कमरे से निकल आई। नौशाबा अपने आंसू पोंछने लगी कि खुदा ने इसके भाई को बेकसूर साबित किया। आखिर ज़ियान ने जैसे ही हॉस्पिटल के रूम में कदम रखा, सब खामोशी से निकल गए। एहसन साहब और उसकी बीवी की आंखों में इल्तिजा थी, इससे कि वो इनकी सरपरी बेटी को समझा ले और उसे जुनूनी कैफियत से निकाले। समारा ने एक नज़र इसे देखकर दोबारा आंखें बंद कर ली थी। बस करो समारा, खुद को सजा देना, इस तरह नहीं गुजरती ज़िंदगी। खुद को ख़त्म करना किसी मसले का हल नहीं। ज़ियान के लहजे में दुख था, इसके लिए क्या हालत बना रही थी इसने अपनी, ऐसी तो न थी समारा। जिंदा दिल खुश मिजाज हसीन तर हुआ करती थी वो, तो क्या इतने बड़े गुनाह की माफ़ी मांग लेना इस मसले का हल है? समारा ने नज़र चुरा कर कहा तुम मांग कर तो देखो, वो भी मिल जाएगी, पर खुदारा खुद को तबाह मत करो। चाचा चाची की जान बसती है तुम्हें कुछ हुआ वो भी मर जाएंगे, प्लीज़ ऐसा ना करो। खुदकुशी हराम है और तुमने वो करके अपनी आखिरत भी तबाह करना चाहती हो। जियान ने हमेशा की तरह नरम लहजे में कहा, यही तो इसकी शख्सियत की खासियत थी। समारा हैरान ही हुई थी, नफरत की बजाय इतनी हमदर्दी इसके लिए क्यों, ये वो डिज़र्व नहीं करती थी। मैं तुम्हारी और आशिक़ की गुनहगार हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मोहब्बत में खुदगर्ज़ हो गई थी, कितनी ज़िंदगी तबाह कर दी तुम्हारी, आशिक़ की, अपनी, अपने बच्चों की, मेरी भी भला माफ़ी हो सकती है। समारा ने दर्द से चोर लहजे में कहा, हो सकती है, हर गुनाह की माफ़ी हो सकती है। इंसान खता का पुतला है, जब तक ज़िंदा है गलतियाँ भी करेंगे, एहसास होने पर माफ़ी भी मांगेंगे, यही ज़िंदगी की हकीकत है। निकाल आओ खुद अजियती से, आगे बढ़ो, ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, अभी और अभी भी इम्तिहान है इसके। समारा तुम कल भी सबके लिए अहमियत रखती थी, आज भी रखती हो, तुम्हें खोने का हौसला नहीं। तुम्हारे माँ बाप में तुम्हें कुछ हुआ वो भी मर जाएंगे, ऐसा मत करो। ज़ियान ने नरम लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दो ज़ियान, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ़ कर दो। आशिर से अभी भी माफ़ी मांगनी है। समारा ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया और इंशाल्लाह जल्द आशिर भी कर देगा। ज़ियान ने दिल से कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मोहब्बत के इस जुनून से, मैंने मोहब्बत जिसे पाक जज्बे को रुस्वा किया। ज़ियान, समारा के लहजे में दुख था, ऐसे मत कहो, मोहब्बत बेख्तियारी अमल है, जैसे आज तक तुम इसमें भटक रही हो, इसमें हमारा अख्तियार नहीं होता। पता नहीं कब किस लम्हे को किसी से हो जाए, पर बिल्कुल पता नहीं चलता। कसूर तुम्हारा नहीं, मैं समझ सकता हूँ इस दर्द को। ज़ियान का लहजा आखिर में रियासत से भरा हो गया, गहरे लहजे में कहता हुआ, आज भी वो इसका दिल धड़का रहा था, पर इसके आखिरी लफ्ज़ों पर वो चौंकी। तो क्या तुम भी वो हैरान ही तो हुई थी? तुम नहीं बच पाई तो मैं कैसे बच सकता हूँ इस जज्बे से? जैसे मैं चाहता हूँ इसे भी कभी हासिल ना कर सकता। एक बात याद रखना समारा, मोहब्बत करना तो हमारे इख्तियार में, पर इसे हासिल करना या न करना वो तो खुदा की देन है, जिस पर वो मेहरबान हो। हमने अपने हिस्से की मोहब्बत कर ली और हम इसे हासिल नहीं कर सकते, ये भी हमें सोचना होगा। बस इतना समझ लो समारा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़ियान ने आंखों की नमी साफ करते हुए कहा। मरियम का मासूम चेहरा आंखों में उतर आया और जल्दी से खुद कंपोज किया इसने। समारा के अंदर अजीब दर्द उठा था, इसकी तकलीफ सोचकर। वो तो ज़ियान के लिए हमेशा से दुआ गो थी, आज इसे मोहब्बत की हकीकत समझ आ गई थी, और ये भी किसी कब और किसके लिए जीना है। इसका मकसद सिर्फ अपने रब की खुशनुदी हासिल करना और अपने माँ बाप के लिए जीना था। इसे ज़िंदगी को जीने का करीना दे गया था वो, अपने खुद साख्ता अज़ियतों से निकल आई थी वो। आज अब से ज़िंदगी के साथ वो भी मुस्कुराएगी, अब सिर्फ नाम को गुजारेगी नहीं ज़िंदगी, बल्कि जिएगी इसे अपने माँ बाप के साथ। अगले दिन वो शाम को घर आया, एक अजीब बोझ खुद पर महसूस कर रहा था। कितनी आसानी से ज़ियान ने माफ़ कर दिया इसे। नौशाबा भाभी ने ठीक कहा था, वो एक कदम बढ़ाएगा, ज़ियान 2 कदम आगे आएगा। दिल बोझल हो गया था आशिर का, वो दोस्ती के इम्तिहान में फ़ेल हो गया था। ज़ियान तो हमेशा की तरह सुरख़ुरू रहा। आशिर क्या हुआ? ज़ियान से आपकी बात हुई? मरियम ने फ़िक्र से पूछा। वो चाहती थी ये टेंशन भी इसकी जल्द दूर हो जाए, इसलिए इसका उदास चेहरा देखकर पूछ बैठी। हाँ, बात हुई और इसने मुझे आराम से माफ़ कर दिया, जैसे भाभी ने किया वैसा हुआ, पर खुद की नज़रों में गिर गया हूँ मैं मरियम, इसे इतना जल्दी माफ़ नहीं करना चाहिए था। कुछ तो खरी खोटी खोटी सुनाता, कुछ तो मेरे दिल का बोझ हल्का होता, पर इसने तो बढ़ा दिया।
आशिर ने तकलीफ भरे लहजे में कहा। मरियम बगौर से देखते रही। मरियम इसका ब्रीफ केस लेकर रखने लगी। इसी लम्हे आशिर के कहे कहे लफ्ज़ों ने इसे चौंका दिया। वो उसके करीब हुई। मुझे लगता है तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं इस लायक नहीं। मैं अच्छा दोस्त नहीं बन पाया, ना अच्छा भाई, ना अच्छा बाप। तुम भी चली जाओ मरियम, तुम भी चली जाओ, चली जाओ। मैं अच्छा शौहर नहीं बन सकता, ना ही बन पाऊंगा। आशिर ने इसे खुद से दूर किया। मरियम जिसका बोझ हल्का करने का सोचे बैठी थी, इसकी ये लफ्ज़ सुनकर दंग रह गई। मुझ जैसा तो अधूरा शय किसी को कुछ नहीं दे सकता, समझी? अभी वक्त है, चली जाओ। खुदा का वास्ता है, चली जाओ। अशीर ने और शिद्दत से कहा। वो दंग ही रह गई इसकी बात सुनकर। क्या कहा? दोबारा कहें? चली चली जाऊँ अम्मा? मरियम ने शौक लहजे में कहा। हाँ हाँ, चली जाओ, अभी वक्त गया नहीं, चली जाओ। चली जाओ, खुदा का वास्ता है, चली जाओ। वो हंसानी अंदाज में चिल्लाया। वो रुख मोड़ गया। मरियम ने इसके सामने हुई और कॉलर से दबोचा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बकवास करने की? वो आपसे सीधा तुम पर आ गई थी। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी, खुश भी रहूंगी। देखती हूँ कैसे करते हैं मुझसे खुद से दूर। आपकी भी जान लूँ, आपकी भी जान लूँगी, अपनी भी ले लूँगी। दिमाग ख़राब हो गया आपका, समझे? सीधा करना भी खूब जानती हूँ आपको। खुद से तबरी नहीं करने दूँगी, समझे? समझे या नहीं? इसकी कॉलर को झटका देकर दोबारा मरियम ने पूछा, जिसे तस्दीक चाह रही हो, ऐसा ही है? सुनाई नहीं दिया, जो जवाब नहीं दे रहे। मरियम एक बार फिर चिल्लाई। आशी ने एक नज़र उठाकर देखा, जिसमें हैरत थी इसके रिएक्शन पे। नहीं छोड़ूंगा, इतना हक जताने के बाद बिल्कुल भी नहीं। आशिर का इतना कहने की देर थी, वो इसके कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो इसके पेट पर थपकने लगा। दोनों को तकलीफ थी अपनी अपनी जगह पर। फिर क्यों छोड़ने की बात की आपने? ऐसा ख्याल भी क्यों आया आपको? मरियम ने इसके सीने से सर उठाकर कहा, तुमसे ज़बरदस्ती ताल्लुक़ बनाने की शर्मिंदगी जो थी, इसलिए तुम्हें मौका देना चाह रहा था। मुझे माफ़ कर दो, सच में सबसे ज़्यादा तुमसे और ज़ियान से ही शर्मिंदा हूँ। दोनों को बहुत तकलीफ़ दे चुका हूँ। ज़ियान की आँखों में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत देखी थी मैंने। आखिर में वो एतराफ़ करने से खुद को रोक ना पाया। वो कह गया बेसाख्ता। हर मरियम ज़र्रा ना चौंकी, क्योंकि वो पहले से ही बाख़बर थी इससे। आशी, ये बकवास मुझसे ना करें, मुझे सिर्फ़ आपसे मोहब्बत है, समझे? हमारे ताल्लुक से मोहब्बत है, हम मुझे किसी और की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है। मरियम ने पहले लफ्ज़ चिढ़कर कहे थे, पर आखिरी लफ्ज़ों में गुज़ारिश थी आशिर से। मशरक़ी मशरक़ी औरत का असल रूप लगी थी मरियम आशिर को, जो सिर्फ़ अपने शौहर की ही है। चंद लम्हे खामोशी की नज़र होकर गुज़रे। आशिर ने इसका सर सीने से उठाया और आँखों में आँखें डालकर बोला, मैं समारा को कभी इस ताल्लुक से आज़ाद नहीं करूँगा। ये रिश्ता इसकी सज़ा है। मरते दम तक इसे सज़ा झेलनी है, ना इसे बसाऊँगा। क्या फिर भी तुम रहोगी मेरे साथ मरियम? आशिर ने अपना इरादा तब बताकर इससे सवाल किया। आशिर, वो आपका और समारा का मामला है, जिसमें मैं कुछ कह नहीं सकती, ना मुझे कहने का हक है, पर अगर मेरी राय जानना चाहेंगे तो कुछ कहूँगी। मरियम ने बगैर झिझके इसकी आंखों में देखकर बोली, कहो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। आशिर ने इजाज़त चाही। आशिर, जो अपनी मौत आप मर रहा हो, इसे तुम क्या सज़ा दोगे? सज़ा तो उसे देनी चाहिए जिसे अपनी गलती का एहसास ना हो, जो पहले ही सज़ा भुगत रहा हो। अपने ज़मीर की अदालत में इसे सज़ा देकर आपको कोई सुकून और तसल्ली नहीं मिलने वाली। आपने ज़ियान की आँखों में मोहब्बत देखी है ना? एक बार समारा की आँखों में भी ज़रूर देखिएगा। मैंने इसकी आँखों में तकलीफ़, दर्द, अज़ियत देखी है। मरियम ने सुकून से अपनी बात वाज़ेह की। मरियम के कहे गए लफ्ज़ों ने आशिक़ के अंदर एक क़यामत बर्पा कर दी। इसकी आँखों में सब लम्हे उतर आए, जब समारा घुट-घुट कर रोया करती थी, तड़पा करती थी। इसकी तड़प, बेचैनी सब याद था इसे। हर लम्हा अज़ियत में रहती थी, जिसे वो ज़ियान की दी अज़ियत समझता रहा था। हकीकत में उसका अपना गिल्ट था। हाँ, वो अपना गिल्ट में ही जी रही थी। आशिर ने खुद से एतराफ़ किया, तुम ठीक कह रही हो मरियम, मुझे क्या मिलेगा इसे ज़बरदस्ती खुद से बांधे रखने पर? इसे मैं क्या सज़ा दूँगा, जो खुद झेल रही है पहले से ही सज़ा? जब ज़यान मुझे माफ़ कर चुका है, तो मैं भी समारा को माफ़ करके खुद को इससे बोझ से आज़ाद कर दूँ, जो एक अरसे से मैंने खुद पर रखा हुआ है। वो हैरान हुआ आशिर की बात पे। कुछ लम्हों की खामोशी बाद वो उसके हाथ थामता हुआ बोला, जाने मेरी कौन-सी नेकी का समर हो तुम मरियम, जो अल्लाह ने मुझे तुमसे नवाज़ा है। आशिर ने इसे खुद से लगाया। आज सब बोझ दिलों से हट गए। ज़िंदगी पुरसुकून सी लगने लगी थी इसे। दोनों एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराए और मोहब्बत इन दोनों पर मुस्कुराई। आखिरकार इनका हजर ख़त्म हुआ।